ओके, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा बता देता हूँ। दो बच्चों ने इसको पूछा है कि सर वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दोबारा बता देना। तो देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में तो हैरान हूँ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो ही जो है वो उनको समझ में नहीं आया, वो जो कि आना चाहिए था। बहुत जरूरी है ये। दो ही रिएक्शन होती हैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर मान लो रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक है, यानी हीट आपकी रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, तो ये एक्सोथर्मिक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका टेम्परेचर वहीं ऐड होगा जहां से हीट निकल रही है। और अगर जहां से हीट निकल रही है वहीं अगर हो गया तो ये रिएक्शन अब इसके प्रोडक्ट की तरफ ऐड होके कहाँ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डिसाइडर है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहाँ जाएगा। अगर यही हीट कहाँ होती आपकी, ये इस तरफ होती हीट, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये टेम्परेचर यहाँ होता और ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता फॉरवर्ड। ठीक है, अभी ये एक दो बार और आएगा तो उसमें फिर से देखेंगे इसको और आगे चलते हैं। क्वेश्चन अब की बार है रिलेशनशिप बिटवीन, एक ये पॉइंट रह गया था आपके एनसीईआरटी का 7.7 टॉपिक है, जिसमें कहा गया है रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के, रिएक्शन क्वेश्चन यानी क्यू, एंड गिब्स फ्री एनर्जी यानी जी, जो हमने थर्मोडायनेमिक में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा इन तीनों के बीच में रिलेशन है। तो जैसा कि हमें पता है डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो हम कह देते हैं ये स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक। रेज योर हैंड। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है तो हम क्या कहते हैं यार, नेगेटिव पॉजिटिव तो चलो समझ में आ गई। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो हम क्या बोलते हैं इसको, नितेश बताइए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो तो नेगेटिव में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, तो पॉजिटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। डेल्टा जी अगर जीरो है तो क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक। क्या भैया? इसका मतलब ये हुआ, चलो कोई नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, दोबारा लिख ही देता हूँ भाई मैं, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बोलते हैं इसको स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ये जीरो है तो हम इसको बोल देते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर आपको याद नहीं है तो ये थर्मोडायनेमिक का है, और जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो, तो हम क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इक्विलिब्रियम, यानी इसका यूज होगा, इन दोनों का कोई यूज नहीं होगा। तो एक फॉर्मूला है, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस में आर टी नेचुरल लॉग क्यू। यहाँ क्यू है आपका रिएक्शन क्वेश्चन। और अगर अगर कोई आपसे बोल दे कि बताओ डेल्टा जी की वैल्यू जीरो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी, ऊपर देखा हमने। लेकिन क्या कोई बता सकता है क्यूसी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी अगर एट इक्विलिब्रियम है तो, बताइए, रेज योर हैंड। क्यूसी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी अगर ये इक्विलिब्रियम है तो, क्यूसी की वैल्यू, शशांक बताइए। केसी की हो जाएगी। वेरी गुड। क्यूसी की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, केसी के, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो। हमने ये तो पढ़ा था ना कल परसों की क्लास में, क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी, क्यूसी की वैल्यू स्मॉलर देन केसी, क्यूसी की वैल्यू इक्वल देन केसी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू पुट करके देखो एक बार। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रख दो, ये डेल्टा जी नॉट, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो थर्मोडायनेमिक में भी है, प्लस में यहाँ है आर टी नेचुरल लॉग क्यूसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के सी या के।
तो यहाँ इस वैल्यू को डेल्टा जी को यहीं रहने दो, डेल्टा जी नॉट, और इस सारी वैल्यू को यहाँ फेंक दो, तो माइनस का आर टी नेचुरल लॉग के। जब नेचुरल लॉग हटाते हैं तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग के आ जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो इस इक्विलिब्रियम में है और थर्मोडायनेमिक में भी था। अब इसी फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल हैं, अब आपको ये बड़े आसान लगेंगे न्यूमेरिकल, देख लेते हैं। प्रॉब्लम 7.10 एनसीईआरटी, ये है प्रॉब्लम 7.10 एनसीईआरटी। प्रॉब्लम 7.10 एनसीईआरटी है। प्रॉब्लम में जाते हैं, ये है हमारी जो प्रॉब्लम 7.15 है, हमें 10 में जाना है। हम बहुत जल्दी ये लगा लो, कल की क्लास मिस मत करना। कल की क्लास में पहली क्लास होगी किसकी? आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो कल की क्लास मिस मत कर देना भाई कैसे भी। माइकल फेराडे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम है। कल से स्टार्ट हो जाएगा ये। फैक्ट ले चैटलियर प्रिंसिपल, ये है आपका 7.10, ये आ गया। अब इसमें क्या कहा है, डेल्टा जी की वैल्यू जो है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस में डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी, अगर टेम्परेचर ये है तो। डेल्टा जी गिवन है, केसी निकालो। ज्यादा कुछ दे ही नहीं रखा, डेल्टा जी गिवन है, केसी निकालो। तो इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा सेक्शन चाहिए होगा। हम एक काम करते हैं, यहीं पे करेंगे, इसको रब कर लेते हैं। अब इन ग्लाइकोलिसिस असल में बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और ये एक साइकिल है जो प्लांट के अंदर भी होती है, ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो गिवन है, कितनी है? 13.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और डेल्टा जी अगर गिवन है तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या था, माइनस का 2.303 आर टी लॉग के सी या लॉग के। इसकी वैल्यू गिवन है, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो सभी को पता है क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि प्रेशर का कोई जिक्र नहीं है। अगर प्रेशर नहीं होता तो हम आर की ये वैल्यू लिखते हैं। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है, कितना टेम्परेचर है आपका? 298 केल्विन। तो सारी वैल्यू अगर मैं लिख दूं यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका, देखो आर की वैल्यू जूल में है और ये किलो जूल में है, बड़ी नाइंसाफी है। तो 13,800 जूल पर मोल कर लेते हैं इसको, जूल पर मोल। अब सारी वैल्यू को अगर मैं लिख दूं तो 13,800 माइनस 2.303, आर की वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर है 298, और ये आ गया आपका क्या? लॉग के। अब इसको डिवाइड करेंगे, 13,800 को डिवाइड कर देंगे, माइनस का 2.303, 8.314, 298। तो आपकी जो लॉग के की वैल्यू है वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी लॉग के की वैल्यू? यहाँ से अगर मैं इसको चेक करके लिखूं, इन्होंने तो खैर इस तरीके से नेचुरल लॉग और ये वैल्यू दे रखी है, 2.303 को अभी यूज नहीं किया है। तो चलो ठीक है, मैं इसको डिवाइड करके रफली वैल्यू जो है वो लिख देता हूँ। रफली वैल्यू जो आई है वो है माइनस का 2.578, मान लो ये आ गई लॉग की। अब के को यहीं रखेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका? एंटी लॉग माइनस 2.578। अब मुझे ये इतना समझा दो कि जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल में तो लॉग एंटी लॉग देंगे नहीं, तो फिर ये इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे बताओ। इसीलिए मैंने पहले दिन ही बोल दिया था, देखो ये एनसीईआरटी है। जो स्कूल अच्छे खासे समझदार स्कूल हैं वो इन छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे, और जो ऐसे स्कूल हैं नॉर्मली चल रहे हैं तो चलने दो, तो वो नहीं करेंगे। यार लोग एंटी लोग तो चाहिए ना। अब कैलकुलेशन कैसे करें आगे? इतना ही छोड़ना है क्या एग्जाम में? इसीलिए लोग एंटी लोग की टेबल आपके एनसीईआरटी के पीछे भी है और एग्जाम में भी मिलेगी, अगर आपका स्कूल अच्छा है तो। यहाँ से हम के की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, 3.81 इंटू 10⁻³ -3। इस कैलकुलेशन में
आंसर क्या आएगा आपके पास? कैलकुलेटर भी है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके बताओ आंसर क्या आएगा, माइनस 2 पॉइंट समथिंग क्या आएगा। और रेज योर हैंड, मैं चाहूंगा कि आंसर 2 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई रेज कर दे अपना हैंड, जल्दी से, थोड़ा सा तेज। नीड फॉर स्पीड। कैलकुलेटर है आपके पास, उससे कर लो और बताओ आंसर क्या आएगा। माइनस 2 पॉइंट समथिंग तो आएगा। क्या बात है, पहला आंसर आ गया है। यस नितेश बताइए। भैया यस नितेश। 5705.8 आ रहा है मेरा सर। 5.5 ये तो नहीं आएगा भाई, ये गलत है, देखो कहाँ गलती है। देवेश बताइए। -2.418। क्या बात है, ये हुई ना बात, -2.418। तो ये आपका आंसर आ गया -2.418। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा -2 पॉइंट आ गया? तो कई तो समझ गए होंगे और कई जो नहीं समझे वो देख लो एक बार। ये देखो, ये है आपका -2.418। मैंने तो यहाँ से दिमाग लगा लिया, जब पावर इसकी कितनी है, -3 है, ठीक है। तो ये तभी हुई होगी ना जब ये -2 होगा। अब लॉग यहाँ पर है, तो ये लॉग को यहाँ फेंकेंगे, क्या बन जाएगा ये? एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या? -2.418। जो बच्चे भूल गए उनके लिए मैं रिपीट करवा देता हूँ। एंटी लॉग हमने किया था, -2 है तो उसको एक बढ़ा दो, -3 कर दो, और बाद वाली वैल्यू को एक में से माइनस कर दो, 0.418। यहाँ से माइनस करेंगे इसको 418, तो आंसर आएगा 2.851। एक में से माइनस। अब 0.58 की 2 में वैल्यू देखोगे एंटी लॉग की, 0.58 की 2 में वैल्यू देखोगे एंटी लॉग की, तो आपको पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है 0.54 की 2 में, 0.58 की 2 में ये एंटी लॉग है, 0.58 की 2 में ये वैल्यू है 0.58, 0123819, ठीक है ना, 3819। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 3819। न्यूमेरिकल कर रहे थे तो हम एनसीईआरटी में, ठीक है, 3819। ये आपका आंसर वो आ गया जो एनसीईआरटी में दे रखा है, 3819, ठीक है, और 10⁻³ इस तरीके से कर लेंगे। और देखेंगे तो प्रॉब्लम 7.11 में हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रक्टोज ग्लूकोज, ठीक है। केसी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन ये है इतने केल्विन पे, तो कैलकुलेट करके दिखाओ डेल्टा जी नॉट, इसको कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अब ये आपका होमवर्क है, आपको इनकी कैलकुलेशन यूज नहीं करनी है, अपनी कैलकुलेशन यूज करनी है। नेचुरल लॉग से कर रहे हैं ये, हमें वैसे ही करना है, फॉर्मूला आपके सामने है। तो ये पहला होमवर्क है जो आपको घर से करना है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, ये सारे के सारे जितने थे हम कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन में चेंज वगैरह वगैरह। तो अब हम एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल पे दिमाग लगाएंगे कि न्यूमेरिकल जो है वो कितने हैं, और उसमें आप अपना पूरा फोकस लगाना। आज की क्लास थोड़ी सी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्लास होगी। नंबर 20 से शुरुआत करते हैं हम इसकी। नंबर 21। ओके, 21 हो चुका है, हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं 20 से। क्वेश्चन नंबर 20। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्लास है भाई, जितने भी हैं एक्सपर्ट
वो अपना जो माइंड है वो फोकस इतना डाल लेना। और भाई थोड़ा सा ना अपनी सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान रखो, क्योंकि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट चीजें आ रही हैं, और अगर मैं इनमें टाइम वेस्ट करूंगा तो आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें हर दिन कुछ नया सीखना है और बहुत खास सीखना है, ठीक है। तो थोड़ा सेल्फ स्टडी पे भी स्पेशल ध्यान रखना अपना। तो क्वेश्चन है आपका 7.20। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। 7.20 मैं अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब तक मैंने जो करवाए थे वो तो आपके 11th के एग्जाम। अब जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं सारे। आज की क्लास के जितने भी हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं। तो वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन, आयरन से स्टील बनाना बहुत आसान है। आयरन से स्टील बनाने के लिए एक चैप्टर है 12th क्लास में नंबर 6, उसमें यही काम करते हैं। स्क्रैप आयरन से स्टील बनती है, ठीक है ना। तो कैसे बनती है, तो ये इन्होंने एक रिएक्शन दे दी है, ये रिएक्शन है, ठीक है। केपी की वैल्यू भी दे दी है, बहुत अच्छी बात है, केपी की वैल्यू गिवन है हमें। वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकाल के दिखाओ सीओ और CO2 का, ओके। और वो ये भी कह रहे हैं कि इफ इनिशियल पार्शियल प्रेशर दे दिया, सीओ का दे दिया इनिशियल, अब तुम सोचोगे एफयू का भी देंगे इनिशियल, अरे नहीं यार, CO2 का इनिशियल दे दिया। सीओ और CO2 का इनिशियल दिया है, इसका और इसका इनिशियल दिया है, कितनी अजीब बात है। इसका क्यों नहीं दिया एफयू का और एफई का, क्योंकि ये सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज को तो हम पार्शियल प्रेशर में लेते ही नहीं, इसीलिए सिर्फ ये दो ही इनिशियल दे रखे हैं। और क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा, देखो आपकी फुल अटेंशन चाहिए, तो ध्यान से देखते रहना भाई, सारा खेल क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। अपने आपने अब तक जितना सीख लिया बेस है वो, और वो बहुत बढ़िया है, फाइन हो गया आप, अब आप रिफाइन हो गए। ठीक है, करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 20 की। रिएक्शन आपको एक गिवन है, रिएक्शन दे रखी है इन्होंने क्या, एफईओ, एफईओ जो कि सॉलिड फेज है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि गैस फेज है, विल गिव यू Fe जो कि सॉलिड फेज है, प्लस में CO2 जो कि गैस फेज है, ठीक है। यहाँ इनिशियल लिखा हुआ है, इनिशियल, इनिशियल में ये जो वैल्यू है ये है 1.4 ATM, और ये जो वैल्यू है 0.80 ATM। आपको आदत नहीं है ना अभी ऐसी, कि ऐसी वैल्यू को हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं वगैरह वगैरह। और उन्होंने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी सभी की, CO की और CO2 की दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने के लिए कहा है, यानी वो एट इक्विलिब्रियम पे चाह रहे हैं, ये वो एट इक्विलिब्रियम पे चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के पे क्या कंसंट्रेशन होगी इसकी और इसकी। नॉर्मली प्रेशर तो बता दिया इनिशियल ये है, ये इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, हम तो 0 0 मान के कर देते थे ना। अब क्योंकि हमें इनको तो लेना ही नहीं है ना, ये तो पूछा ही नहीं इन दोनों के बारे में, तो कुछ नहीं पूछा, वो तो यही कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की बताओ, इनिशियल पे अगर इन दोनों की का प्रेशर ये है तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूं मैं। देखो इनिशियल पे जो भी कंसंट्रेशन है, इनिशियल पे वो हमें क्या दे सकती है, वो हमें क्यूसी दे सकती है। क्यूसी तो किसी भी टाइम पे निकाल लो ना, तो क्यूसी इज इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, ये क्यूसी है। अब दोनों को का क्यूसी निकाल दिया, एक का 0.80, एक का 1.4, आंसर आया आपका 0.571। अब केसी ऑलरेडी एग्जाम में गिवन दे रखा है, केसी नहीं सॉरी केपी, तो ये यहाँ सी की जगह क्यूपी कर दो, केसी की जगह केपी कर दो। अब कई बच्चों को तो क्यूपी भी नहीं पता होगा कि है क्यूसी की जगह क्यूपी भी होता है, हाँ जी क्यूपी भी होता है। ये भी रिएक्शन क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ प्रेशर, ये भी, ये क्या है इक्विलिब्रियम, ये तो क्या पेपर आपने पहले ही पढ़ाया क्वेश्चन में, आपका केपी गिवन है 2 पॉइंट। अब बताओ ये दोनों में से क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी, ये ग्रेटर है, इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना, तो बताओ रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, रेज योर हैंड इफ क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी। ऋतिक बताइए। बैकवर्ड। अपूर्वा बताइए।
फॉरवर्ड। शशांक बताइए। सर बैकवर्ड। दीपांशु बताइए। नितेश बताइए। भैया बैकवर्ड। करेक्ट आंसर है बैकवर्ड। भाई आपको वो चीज जो बताया है क्यूसी केसी का वो देखना चाहिए। इसको देख के साफ साफ पता लग रहा है रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये पता लग गया। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि दोनों की इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर बताओ, CO और CO2 का, दोनों का। तो हमें काम करेंगे हमें इतना तो पता ही है ना कि ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड का मतलब ये हो गया, ये पता लग गया इन दोनों में से ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे है, ये प्रोडक्ट साइड पे है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। तो जरूर क्या होने वाला है, 0.80 से चीजें कम होने वाले, ये 0.80 कंसंट्रेशन कम होने वाली है और ये कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है। प्लस पी कर दो, इसे माइनस पी कर दो। किसको यहां तक समझ नहीं आया? रेज योर हैंड। जब यही पता लग गया रिएक्शन बैकवर्ड जाने वाली है तो ये 0.80 कम होने वाली है, ये ज्यादा होने वाली है, इतना पता लग गया हमें। और जब इतना ही पता लग गया तो यार क्वेश्चन यही नहीं खत्म हो गया। अब तो कुछ रहा ही नहीं इस क्वेश्चन में। जब यही पता लग गया तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो भाई? आप लिख सकते हो KP इज इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। दोनों की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है आपकी 0.80 माइनस P, इसकी वैल्यू 1.4, इसकी वैल्यू है आपकी 1.4 प्लस P। और KP आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है 0.265 इज इक्वल टू 0.80 माइनस P। ये आ गया 1.4 प्लस P, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज योर P। P की वैल्यू है आपकी कितनी? 0.339। जब 0.339 आ गई P की वैल्यू तो यार फिर तो आप ये भी निकाल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्या था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? दोबारा आ जाओ, ये देखो रेड कलर में निकल गया ना, ये भी निकाल सकते हो। जब P निकल गया तो दोनों की वैल्यू इस तरह से आपकी आ जाती है -0.339, ये आ जाएगी 0.461 ATM। और यहाँ जो वैल्यू है ये आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की क्या, 1.4 प्लस में 0.339 एंड योर आंसर इज 1.739 ATM। तो जो बच्चे बाकी इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, कईयों के तो दिमाग में जिंदगी भर QC और KC रहेगा, वो कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि QP और KP भी होता है। ये जस्ट प्रैक्टिस, आपकी NCERT की प्रैक्टिस। तो देख लो NCERT क्या क्या सिखाती है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ये हम कर चुके हैं, आसान था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या सिखाता है, चेक करो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, ये ब्रोमीन मोनोक्लोराइड BrCl है, डिकम्पोज होता है किसमें, ये सभी गैस फेज में ये डिकम्पोज होता दिखाया गया है ब्रोमीन। और इसमें Kc की वैल्यू गिवन है 500 केल्विन पे, और इनिशियली BrCl आप कितने लेके चले हो, इतने मोल पर लीटर। तो बताओ मोलर कंसंट्रेशन सभी की बताओ, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। ये तो हमारा जनरल क्वेश्चन हो गया, बड़ा जनरल क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया ये देखो भाई। इस क्वेश्चन में जो कि है 7.22, मैं फिर कह रहा हूँ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, तो इस बैच में 90% सारे एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। तो 2BrCl कोई किसी से कम नहीं है, सब अपनी जगह बहुत बढ़िया बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और करते रहना भाई। Cl2 गैस फेज, ठीक है। अब यहाँ इनिशियल पे अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में साफ बोल दिया इनिशियल वैल्यू है 3.3 10 की पावर -3। तो इनिशियल पे हम इसको क्या मानेंगे, 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे इसको हम x मानने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -3 माइनस का x। रेज योर हैंड, क्या गलती है? तो अब इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था यार अपने आप ही। वेरी गुड। तो मैंने कहा था एक्सपर्ट है भाई। निष्ठा बताइए क्या गलती है इसमें?
निष्ठा बताइए क्या गलती है। निखिल बताइए क्या गलती है इसमें। 3.3 into 10 to the power minus 2। वेरी गुड, यहाँ -2x आएगा। ये 2 को देखकर यहाँ क्या आएगा, 2x आएगा माइनस का। अब ये आ गया तो यार ये तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। केसी की वैल्यू क्या थी भाई, Br2 मल्टीप्लाई बाई Cl2। यहाँ पर आया BrCl का स्क्वायर। केसी की वैल्यू पहले गिवन दे रखी है 32 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है x इंटू एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस का 2x की पावर 2। एज यू नो ऑल ऑफ यू 32 ये x और अपोन में जो भी वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस का 2x इन द होल पावर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कर दो, यू नो वेरी वेल। 32 स्क्वायर रूट हो गया, x अपोन में क्या रह गया 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस का 2x। और ये आ जाएगा आपका कितना 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर x 1.5 10⁻³ जब x ही आ गया फिर तो यार कुछ रहा ही नहीं। BrCl ये आ जाएगा क्या 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस का 2x। यू नो हाउ टू कैलकुलेट। फिर तो ये भी आ गया Br2 तो x ही है, ये तो सीधी सीधी वैल्यू आ गई। Cl2 भी आ गया, ये भी x ही है तो सीधी सीधी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। 1.5 10⁻³ मोल पर लीटर। तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नया सीखने लायक कुछ नहीं था। फिर से चलते हैं हम, हमें तो कुछ नया सीखना है तो 23 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए। ये देखो क्या है भाई इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखा हमने टेम्परेचर दे रखा है 180 atm प्रेशर दे रखा है, गैसेस मिक्सचर है किसका CO और CO2 का इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड कार्बन। सॉलिड कार्बन का मतलब इसको इग्नोर कर दो। तो वो कह रहा है कि बताओ केसी क्या होगा, और ये 90.55% बाई मास बोल दिया सीओ का मास बोल दिया। तो केसी पूछ रहा है, यानी हिडन इंफॉर्मेशन कुछ दिया ही नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। इसको करते हैं भाई, कैसे कैसे क्या होगा ये। ओके तो इसको यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये है, कार्बन जो कि सॉलिड फेज है हम कर रहे हैं 7.23 को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फेज है हैविंग इक्विलिब्रियम विद 2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस फेज है, ठीक है। उन्होंने केसी निकालने के लिए पूछा हमसे, और गिवन के नाम पे कुछ दिया ही नहीं है। गिवन के नाम पे क्या दे दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 90.55% बाई मास है। तो यार टोटल तो 100% होता है ना, और गैसेस मिक्सचर के बारे में बात हो रही है तो हम तो साफ साफ बोल सकते हैं मास ऑफ सीओ जो भी परसेंटेज में है वो ग्राम में होगी। मास ऑफ किसका CO2, कई बच्चे कहेंगे सर आपने ये नहीं लिया। यार लेना ही नहीं है, वो कह रहा है गैसेस मिक्सचर क्वेश्चन में, तो गैस तो यही है ना, दोनों का ही मिक्सचर है। इसका दे दिया परसेंटेज, तो इसकी इसमें 100 में से माइनस कर दो 90.55 बाई मास, तो आंसर आ गया इसका 9.45 ग्राम। ग्राम में आने पर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेटेजी है कि कैसे निकाल दोगे आप। ग्राम में आने पर हम इसको मोल में निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मोल में भी निकाल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और मोल में अगर ये निकल भी गया, क्योंकि ये गैस है, गैसेस मिक्सचर है, तो अगर मान लो मैं इसी को और आगे प्रोसीड करूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अगर मैं निकालूं तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल भाई 90.55 ग्राम अपन मोलर मास। मोलर मास कितना है मैं देख के लिख देता हूँ इसका 28। यहाँ आ जाएगा आपका ये कितना 2.234 मोल, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि है आपका, एक मिनट, ये CO है तो CO आ गया, ठीक है निखिल, ये CO है, ये CO2 है, तो ये है आपका 9.45 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू वैल्यू है 0.215 मोल।
ये भी मोल में आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ मोल किसके आगे? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे। अब नंबर ऑफ मोल से अगर मैं यहां से मोल से किसी के दिमाग में अगर ये लग रहा है कि केसी निकल सकता है, तो कैसे निकल सकता है? रेज योर हैंड। नंबर ऑफ मोल से केसी निकल सकता है तो निखिल बताइए क्या पूछ रहे थे आप? निखिल रेज योर हैंड। निखिल बताइए क्या पूछ रहे थे आप? भैया मोल फ्रैक्शन को यूज करके। उससे क्या होगा? मोल फ्रैक्शन से क्या हो सकता है? देवेश बताइए। सर आइडियल गैस इक्वेशन से इनकी वॉल्यूम निकाल के कंसंट्रेशन निकाल देंगे, फिर उसे यूज कर लेंगे डायरेक्ट। दिक्कत तो ये है ना कि उन्होंने कहा है कि 1 atm प्रेशर जो है वो गैसेस मिक्सचर का दे रखा है उन्होंने ऑलरेडी। 1 atm प्रेशर दे रखा है और वो गैसेस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अगर मोल पर लीटर निकालना पड़ा तो भाई केसी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो तो फिर तो कार्बन भी लेना पड़ेगा आपको। कार्बन थोड़ा ना इग्नोर हो सकता है, वो तो तब इग्नोर होता जब केपी होता तो। फिर तो ये भी इसके बारे में तो कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो हम वो काम नहीं कर सकते पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, क्योंकि कार्बन के बारे में तो है ही नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन, जो है वो इन दोनों के बारे में बस। तो हमारे पास रास्ता नहीं बचता भाई अब कुछ भी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम साइड से निकलने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। अभी अगली जो चीज है वो नई है, सीखने लायक है, तो देखना एक बार ध्यान से। हम क्यों ना एक काम करें कि हम ना पार्शल प्रेशर निकाल लें किसका? देखो, अगर हम केपी निकालने में कामयाब हो गए, ये इस तरीके से अगर हम केपी निकालने में कामयाब हो गए, जो कि क्या होता है? पार्शल प्रेशर ऑफ सीओ का स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शल प्रेशर ऑफ CO2। अगर हम केपी निकालने में कामयाब हो गए तो हम केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन का फॉर्मूला लगा के केसी निकाल लेंगे। अब केपी तो तब निकलेगा ना जब पार्शियल प्रेशर सीओ का निकल जाए, तो हमें तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, यानी पी टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सीओ। बताओ ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा था? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था? निखिल वेरी गुड, बताइए। भैया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। एग्जैक्टली ये पढ़ा था हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। अब यहाँ पर टोटल प्रेशर पहले क्वेश्चन में दे रखा है 1। मोल फ्रैक्शन बड़े आसानी से दोनों के निकल सकते हैं। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ इंटू में नहीं प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। खेल खत्म। यानी 1 इंटू में इसका मोल फ्रैक्शन कितना है भाई? इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? CO का 2.234 डिवाइडेड बाई 2.234 प्लस में ये हो गया आपका कितना? 0.215। ये हो गया। अब जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं मानता हूँ कैलकुलेशन थोड़ी सी सरदर्द करने वाली है, लेकिन आपको इससे बियॉन्ड सोचना है यार। अगर इसी में फंसे रहे तो तुम नीट कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। नीट में कैलकुलेशन रफली करनी होती है, ठीक है? तो माइंड को शार्प रखो, बट ये उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी आपकी। 0.938 atm ये आ गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। अगर कोई कहे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए भी मैं यही कैलकुलेशन करूंगा, तो उससे ज्यादा मूर्ख तो है ही नहीं कोई। कुछ नहीं करना। कोई बता सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसे निकाल लेंगे? रेज योर हैंड। क्या तुम दोबारा से वो सारा कार्यक्रम रिपीट करोगे? देवेश बताइए। सर 1 में से माइनस कर देंगे। एग्जैक्टली क्योंकि टोटल प्रेशर जो है वो 1 है, तो 1 में से माइनस करो यार। तो आंसर आ गया आपका इसका भी 0.062 atm। जैसे ये दो आगे तो भाई खुशी की लहर आनी चाहिए अब। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो सारी की सारी चीजें जो है हम यहाँ पुट कर सकते हैं। 0.938 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.062 एंड योर आंसर इज 14.19। अब जो भी 14.19 यहाँ आया है उसे यहाँ लिख दो। कैसे निकालना है? आर की वैल्यू अगेन वही है। वैसे प्रेशर इसमें ATM में दे रखा है, यहाँ पर प्रेशर इन्होंने ATM में दे रखा है एग्जैक्टली।
तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू ये ना लिख के एटीएम वाली लिखेंगे, आपको इसके बारे में पहले से ही सब पता है, 0.0821। टेम्परेचर दे रखा है 1127, और डेल्टा एन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार, डेल्टा एन वैसे ही बता दोगे आप, इसमें से देखकर बता सकता है कोई डेल्टा एन क्या है? इसमें डेल्टा एन क्या आएगी, कोई बता सकता है? डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। समझो, इन गैसियस फेज मैंने बोल दिया। अब बताइए डेल्टा एन क्या है? नितेश बताइए। 1 है भैया। 1 है, क्योंकि सॉलिड फेज इग्नोर हो गया, तो 2 - 1 यानी 1। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर, इसको लिख दो 1, और ये है आपका Kc इज इक्वल टू 0.154। दिस इज योर आंसर। खेल खत्म। देखो एक बात समझो, मैं बोलने वाला हूँ, आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन आपके स्कूल वाले देंगे इसको? ये क्वेश्चन है, ये आपके स्कूल वाले देंगे? गिने चुने नाम बोल रहा हूँ मैं, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल है एक, ठीक है, एक है आपका डीपीएस है, ठीक है, एक है आपका जो ऐसे स्कूल जिनके पीछे इंटरनेशनल लगा होता है। वो क्या करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि हमारा स्कूल इतना हाई फाई है, हमारा लेवल ये है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों को पढ़ाते नहीं दे देते हैं, अपने स्कूल की एक रेपो बनाने के लिए, लेवल बनाने के लिए ऐसा दे देते हैं वो। नहीं तो ये स्कूल में एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये आपको क्या सिखा रहा है? ये आपको आपको ये हिस्सा नहीं सिखा रहा है इस क्वेश्चन में। ये देखो, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझो। ये आपको इस क्वेश्चन की लेंथ ब्रेथ नहीं सिखा रहा कि ये इतनी बड़ी इसकी लेंथ है, नहीं। ये क्या सिखा रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपको ना टुकड़ों में कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना सिखा रहा है। लाइक दिस इज ए कॉन्सेप्ट, परसेंटेज बाय मास। लाइक दिस इज ए कॉन्सेप्ट, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Like this is a concept, representation of Kp. Like this is a concept, the relation between Kp and Kc. ये टुकड़ों में जो चीजें होती है ना, ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो आपको ये टुकड़े वाली जो चीजें ये पता होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही रट के जाना पड़ेगा यार, 67 क्वेश्चन है सारे रटने पड़ेंगे। अगर आप ना सारे 67 क्वेश्चन को बैठ के लर्न करने के लिए बैठ गए ना, 23 का एग्जाम है 22 को, तो आपका पूरे 22 को ना इक्विलिब्रियम ही हो पाएगा। आने 67 में से वही 15 क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा, ठीक है ना, आने एग्जाम में वही है। ये क्या सिखा रहा है? ये हमारा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहा है, बिल्डअप, एक लेवल जा रहा है बहुत हाई होता है। ये एग्जाम में थोड़ा ना आते हैं। मैं चाहूँ तो इन 15 की जगह 20 क्वेश्चन करवा दूं और इन्हीं 20 में से आपके एग्जाम में आने हैं। मेरे को 100% पता है किस स्कूल का क्या एग्जाम आ रहा है, सारा पता है। इतने सालों में अगर आप भी पढ़ाते रहते तो आपको भी इतना आइडिया लग जाता है कि यार यहाँ ये आता है स्कूल में। बट मेरा काम है कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो और आगे चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 24। ये देखो, इसमें भी कुछ नई चीजें सीखोगे आप 24 में भी। क्या है क्वेश्चन 24? भाई इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 24 में कि डेल्टा जी नोट कैलकुलेट, डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करके दिखाओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट, के भी निकालो और डेल्टा जी भी निकालो, ठीक है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये रिएक्शन आपको दे दी। और ये क्या दे दिया भाई, डेल्टा जी NO2 की भी, डेल्टा जी NO की भी, डेल्टा जी O2। ये आसान क्वेश्चन है, एक बार ये केंद्रीय विद्यालय ने दिया था, सेंट्रल स्कूल में। तो डेल्टा जी नोट तो यही निकल गई यार आपकी, सिंपल डेल्टा जी नोट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। 7.24 हम कर रहे हैं। इक्वेशन दे रखी है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस में हाफ O2 गैसियस फेज विल गिव यू क्या, NO2 गैसियस फेज, NO2 ये भी गैसियस फेज है। और गिवन क्या दे रखा है, सभी की डेल्टा जी नो की वैल्यू दे रखी है, जी नोट फॉर NO2 कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 52.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा जी नोट फॉर किसकी, NO, ये भी दे रखी है, क्या दे रखी है, 87.0 किलो जूल पर मोल।
और डेल्टा जी नॉट फॉर O2 भी दे रखी है, कितनी 0 किलो जूल पर मोल। अब वो कह रहा है ए डेल्टा जी नॉट निकालो। या डेल्टा जी नॉट, अब देख लो जिन बच्चों ने इतनी गहराई तक क्वेश्चन कर लिए तो ये भी समझ जाएंगे वो डेल्टा जी नॉट असल में क्या होती है। इस ऐसे केसेस के लिए डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस में डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। अब ये लिख दिया आपने तो खेल खत्म। प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, NO2। NO2 में क्या है आपका, ये देख लो NO2 में क्या है आपका 52, माइनस में ये दोनों आते हैं रिएक्टेंट में 87 + 0, और आपका जो भी आंसर आएगा वो आएगा -35.0 किलो जूल पर मोल। लो भाई, इसका ए पार्ट सोल्व हो गया। आपने प्रैक्टिस कर ली, आपके दिमाग में है, नहीं तो आपने कभी पढ़ा था प्रोडक्ट डेल्टा जी नोट प्रोडक्ट माइनस में डेल्टा जी नोट रिएक्टेंट, नहीं पढ़ा। हमने बॉन्ड एंथैल्पी में पढ़ा था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा जी नोट में भी होता है, यस ये होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्रा चीज तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आप क्या हो, ऑर्डिनरी हो। बी पार्ट, इसका बी पार्ट में कहा है डेल्टा जी नोट निकल गया, बहुत अच्छी बात है। केसी निकाल के दिखाओ। अब तो खैर आसान है, ये आज ही कराया फॉर्मूला 2.303 RT क्या लॉग केसी, ये निकाल के दिखाओ। के लिख दो, केसी लिख दो, बात एक है। डेल्टा जी नोट अभी अभी निकाला है, माइनस का 35 किलो जूल है तो जूल में कर दो 35,000 जूल, माइनस का 2.303, इसकी वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर है इसका कितना 298, एंड यू हैव टू कैलकुलेट केसी। अगेन सेम प्रोसेस, डिवाइड, फिर क्या लेना है लॉग केसी, सॉरी डिवाइड, और उसके बाद फिर एंटी लॉग। देख लो खेल खत्म, और आपका आंसर आ जाएगा 1.36 × 10⁻⁶। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, केसी की। तो यहाँ जो आपने नया सीखा वो ये डेल्टा जी नोट का लास्ट क्वेश्चन है, और टारगेट भी पूरा हो ही गया हमारा। जो हमें आज करना था वो टारगेट पूरा है। 25 क्वेश्चन का टारगेट है। देखते हैं भाई कितने बच्चे दिमाग लगा देंगे, इसमें भी 25 है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का आंसर है, खेल खत्म। नंबर ऑफ मोल आपको सभी के दिए हुए हैं। डज द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। रिएक्शन प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट का क्या होगा, रिएक्टेंट की तो वो पूछ ही नहीं रहे। वो प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे आपको बताना है। अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो, जब प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। प्रेशर कम कर दिया तो चलो छोड़ो यार, मैं आपसे प्रेशर कम क्यों पूछूं। कल हमने पूछा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बताओ अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इतना ही बता दो ए में, रेज योर हैंड। अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज करा तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस एफर्ट। लक्ष्य है, बताइए कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तब, जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, यानी आपके प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। रेज योर हैंड। सानिध्या बताइए। इंक्रीज। कम ऑन। रितु बताइए। भैया इंक्रीज। अब शशांक बताइए। डिक्रीज हो जाएगा। यार डिक्रीज ही तो हो रहे हैं यार, तुम क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। ऐसे तो तुमने कर ली भाई नीट की तैयारी, मेंस की तैयारी। आंसर है प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है यानी यार आपके प्रोडक्ट जो नंबर ऑफ मोल है वो कम होते जा रहे हैं, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो क्या इंक्रीज हो रहा है, PCl5 बढ़ता जा रहा है, ये कम होते जा रहे हैं। और अगर इस क्वेश्चन की माने प्रेशर कम कर दें तो क्या होगा। यार प्रेशर कम कर दोगे,
कम कर दोगे फिर तो ये खेल ही उल्टा हो गया यार। अब बताओ प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। निखिल बताइए। भैया इंक्रीज। इंक्रीज करेक्ट आंसर है। अब पहले का इंक्रीज, ले चटलियर प्रिंसिपल। तो अब एक एक करके बताना भाई। बी पार्ट है, सॉलिड को तुम लेते ही नहीं, गैस है, ये सॉलिड को तुम लेते ही नहीं। बताओ अगर बी पार्ट में प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, रेज योर हैंड। रितु बताइए। निखिल बताइए। भैया बैकवर्ड। नितेश बताइए। भैया सेम रहेगा। सेम रहेगा, बहुत बढ़िया भाई। अपूर्वा बताइए। सर फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। भाई ये तो ले चैटलियर के छोटे मोटे क्वेश्चन है, इन्हीं में घूम गए तुम तो। प्रेशर के केस में ले चैटलियर ने कहा था जिसके नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट में जो ज्यादा होगा, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 0 है। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सॉलिड फेज भी लेना है क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज। आपके नोट्स उठाओ, उसमें देखो। तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपके प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, अब इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रेशर बढ़ाया नहीं, प्रेशर कम कराया यार। अब कम कराया तो ये प्रोसेस उल्टा हो गया, अब प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका आंसर है प्रोडक्ट डिक्रीज होंगे। सेम प्रोसेस यहाँ के लिए है। क्या कोई बताएगा अगर मैंने इस इक्वेशन के लिए प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, रेज योर हैंड। कोई दिमाग वाला बंदा ही से बता पाएगा, निष्ठा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। यस निष्ठा बताइए। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद योर फोन बिकॉज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अर्णव बताइए। सर एक अर्णव बार इक्वेशन बता दो भाई, पहले सर। आप ये, हाँ बोलो। सर बी है या सी सर, आपकी आवाज नहीं आई थी, भी नहीं आ हाँ रही बोलो सर आवाज। हेलो बोलो, आ रही है मुझे आवाज। सर बी इक्वेशन या फिर सी सर, बिल्कुल आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा अच्छा भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लक्ष्य बताइए। भैया नो चेंज, इक्विलिब्रियम पे है। वेरी गुड आंसर है, ये इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि हमें गैस फेज लेने हैं जहाँ ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पर आप प्रेशर चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, कुछ कर लो, देयर इज नो चेंज। आंसर है नो चेंज, ना तो डिक्रीज ना इंक्रीज। ये क्वेश्चन खास था, मैं बता देता हूँ, ये 25 क्वेश्चन नीट को के लायक था।